Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope you all are doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. Let me give you a brief what we will be doing today. So as far as 27th of September is concerned, we'll take these articles. Asia Power Index, you can connect it with prelims. Mineral Security Finance Network, GS paper 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो एंड एज वेल एज विद एनवायरनमेंट सेक्शन ज्योग्राफी, तो उस बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट कैसा आता है उस हिसाब से यू कैन कनेक्टेड विद प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ही सही. विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम, GS पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज. एग्रीकल्चर 4.0 बेसिकली क्या है, विल टॉक अबाउट इट. GS पेपर 3 से यू कैन कनेक्ट इट विद एंड विल टॉक अबाउट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पेपर 3 and prelims. So this will be our topic of discussion. Please do first of all mark your attendance by liking this lecture. Comment section आपके पास है. You can share your feedbacks with respect to the sessions. आपको कैसे लग रहे हैं you can let me know. बाकी जिन्हें अच्छे लगते हैं they are letting me know comment section में. I do read the comments. बहुत अच्छा लग रहा है that you are liking these lectures. So thank you so much. And as far as this platform is concerned, see, Sri Ram's IAS is serving the nation since 1985. So you can trust the content that is being shared offline, and now we are online as well. So let's begin with the first article, I think. चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ. एशिया पावर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं. इट इज लॉन्च्ड बाय एन इंस्टीट्यूट, दैट इज लुई इंस्टीट्यूट. मैं आपको पूरी इसकी कहानी बताऊंगी, लेकिन इस एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 3rd. इट इज रिलीज्ड बाय एन ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक. तो 2018 में लुई इंस्टीट्यूट है जिन्होंने लॉन्च किया इसको. इट इज एन एनुअल मेजर ऑफ द पावर डायनेमिक इन द एशिया पैसिफिक रीजन. तो बेसिकली 27 कंट्रीज जो हैं ये कवर करते हैं एंड दे लुक एट वेरियस थिंग्स. दे लुक एट कि अच्छा उस कंट्री के फिजिकल रिसोर्सेज, लाइक वहाँ की मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसी है, इकोनॉमिक पावर कैसी है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी हुई है. दे असेस द इम्पैक्ट उस कंट्री का जो रहा है ऑन अदर्स, डिप्लोमेसी के थ्रू, अलायंस के थ्रू, ट्रेड रिलेशंस के थ्रू, इंटरनेशनल रेप्यूटेशन क्या है, राइट. सो इट इवेल्युएट द पावर डायनेमिक. दैट इज वाई एशिया पावर इंडेक्स, बिकॉज इट इवेल्युएट द पावर डायनेमिक इन द एशिया पैसिफिक रीजन. 27 कंट्रीज हैं अक्रॉस एशिया पैसिफिक जिनको ये इवेल्युएट करते हैं बेस्ड ऑन, मैंने आपको बताई दिया, मटेरियल कैपेबिलिटी और द इन्फ्लुएंस दे हैव, दोज कंट्रीज हैव. तो the 2024 edition offers one of the most comprehensive assessment of the power distribution in the region to date. Timor-Leste has been included for the first time, reflecting its growing importance in Southeast Asia. तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है in 2024 that this index include Timor-Leste for the first time, कि जैसे उसकी साउथ ईस्ट एशिया में इंपॉर्टेंस ग्रो हो रही है वो ऑब्वियसली इट इज़ रिफ्लेक्टिंग नाउ एंड इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड दिस टाइम. अब ये इंडेक्स 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, रिसोर्स बेस्ड और इन्फ्लुएंस बेस्ड डिटर्मिनेंट्स. ना पहले हम रिसोर्स बेस्ड डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं. किसी कंट्री के फिजिकल और फ्यूचर रिसोर्सेज जो हैं, जब आप उसको मेजर कर रहे हो, यू आर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दोज रिसोर्सेज, तो वो रिसोर्स बेस्ड डिटर्मिनेंट्स कहलाए जाते हैं. जैसे उस देश की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक पावर क्या है, मतलब ये देखना कि हाउ मच इट प्रोड्यूसेस, GDP, हाउ एडवांस्ड उसकी टेक्नोलॉजीज आर, हाउ कनेक्टेड इट इज़ विद अदर कंट्रीज थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स, राइट. तो ये आप देखते हो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी से. सेकेंड इज योर मिलिट्री कैपेबिलिटी, हाउ मच मनी यू स्पेंड ऑन डिफेंस, योर साइज ऑफ आर्म फोर्सेस, कैसे आपके पास वेपन्स हैं, योर एबिलिटी टू प्रोजेक्ट पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लॉन्ग रेंज पावर प्रोजेक्शन, वेपन सिस्टम, आर्म फोर्सेस. तो ये मिलिट्री कैपेबिलिटी में आता है. एक देश अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं उसको कैसे हैंडल करता है, वो आता है रिजिलियंस के अंदर. देयर कैपेसिटी टू डेटर थ्रेट्स टू स्टेट स्टेबिलिटी, राइट. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ,
its security against threats from other countries, how secure it is in terms of resources also, जैसे food, water, energy, तो ये सब कुछ resilience के अंदर आता है. Last, future resources. एक forecast, basically it is a forecast of how a country's resources might change by 2035. मतलब ये वो फैक्टर्स देखते हैं लाइक फ्यूचर स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, मिलिट्री पावर, पॉपुलेशन ट्रेंड जो रहेगा, कि कंट्री की फ्यूचर पोजीशन को प्रिडिक्ट करना बेसिकली, राइट. सो दैट इज योर फ्यूचर रिसोर्सेस. नाउ द सेकंड इज इन्फ्लुएंस बेस्ड डिटर्मिनेंट्स. इस इंडेक्स के अंदर जो सेकंड हाफ है, जिसकी हमने सेकंड पार्ट की बात करी, वो है इन्फ्लुएंस बेस्ड डिटर्मिनेंट्स. मतलब कंट्री का इन्फ्लुएंस कैसा है ऑन अदर्स, सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, आपके रिलेशनशिप, डिप्लोमेसी के थ्रू, कल्चर के थ्रू. तो पहला तो इसमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप देखा जाता है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कैसी हो रही है देशों के बीच में, आपके इकोनॉमिक टाइज कैसे हैं. फिर डिफेंस नेटवर्क, जैसे हम लोग मिलिट्री अलायंसेस होते हैं, देश आपस में एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, मिलिट्री कॉपरेशन होती है, राइट. सो वो डिफेंस नेटवर्क के अंदर आता है. डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कैसा है आपका, एक कंट्री की डिप्लोमेटिक रीच कहाँ तक एक्सटेंड करती है, आपका पार्टिसिपेशन कैसा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, हाउ, मतलब आपकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज, पार्टिसिपेशन इन द मल्टीलेटरल फॉरम्स, ये डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के अंदर आता है. लास्ट इज योर कल्चरल इन्फ्लुएंस, कंट्री की एबिलिटी टू शेप द ओपिनियंस, जैसे मूवीज़ हैं, म्यूज़िक है, एडुकेशन है, मीडिया है, इंटरनेशनल टाइज हैं बिटवीन पीपल, ये सब इट हेल्प्स यू टू स्प्रेड द कल्चर, द वैल्यूज. तो ये एक इन्फ्लुएंस बेस्ड डिटर्मिनेंट है, ठीक है. तो ओवरऑल इंडिया की रैंक इस पर्टिकुलर इंडेक्स में आई है थर्ड. So the overall power score of a country in the index is calculated based on all these factors, resource based भी और influence based भी. तो there are like 131 individual indicators, आपको 131 नहीं पढ़ने हैं, ये दो देख लीजिएगा, ठीक है. Moving ahead. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले किसी को पॉलिटी में दिक्कत आ रही हो, इफ़ यू आर सर्चिंग आउट फॉर सेशंस फॉर पॉलिटी, सो क्लासेस आर देयर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ओनली. यू कैन रेफर दीज सेशंस, right? And there are spoon feed sessions also being provided, so please do refer these also. किसी एक particular current affair topic में कोई doubt आता है, so you can refer them, ठीक है. आगे बढ़े. India has officially joined the US-led Mineral Security Finance Network. इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है दिस US-led Mineral Security Finance Network. इसका मतलब it is now the part of an international group, this network. इसका मकसद क्या है? देखो, जो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई होती है ना, उसको सिक्योर करना, क्योंकि वो क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं दे आर एसेंशियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, बी इट योर इलेक्ट्रॉनिक्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, डिफेंस है. ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम, कोबाल्ट. हमने जब क्रिटिकल मिनरल्स को लेके बात आई है, वी हैव डिस्कस क्रिटिकल मिनरल्स इन डिटेल. तभी मैं बोलती हूँ कि आप हर एक सेशन देखा करो, स्टे कनेक्टेड विद एवरी सेशन, ठीक है. तो चाहे वो ईवीज हो, चाहे वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज हो, हाईटेक इक्विपमेंट्स हो, दे आर क्रूशियल एवरीवेयर. अब ये जो नेटवर्क है, इट वॉज क्रिएटेड टू डाइवर्सिफाई द मिनरल रिसोर्सेस सोर्सेस, कि जैसे आप सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहो, जो मान लो डोमिनेट करता है द सप्लाई ऑफ दीज मिनरल्स, आप एक पे डिपेंडेंट नहीं रहो ना, यू डाइवर्सिफाई द मिनरल, दीज मिनरल सोर्सेज. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ईवीज की बात कर रहे हो, आपको मिनरल वो ये क्रिटिकल मिनरल्स, ये रेयर मिनरल्स, मतलब होता है कि बैटरीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम जो दिल है, उसका हार्ट है, वो आपको कहीं और से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और आप उस देश पे कम्प्लीटली निर्भर हो, और आप इधर प्रमोट कर रहे हो ईवीज, राइट. तो वो ना हो. और दूसरी बात, सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, ताकि सोशल हार्म और एनवायरमेंटल हार्म भी नहीं हो. इंश्योर करना कि देयर इज अ सिक्योर सप्लाई चेन, ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके पास भी एक रिलायबल एक्सेस हो टू दीज मटेरियल्स,
राइट, नेशनल सिक्योरिटी भी बनी रहे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी बनी रहे. नाउ एज फार एज दिस फाइनेंस नेटवर्क इज कंसर्न, ये एक नया इनिशिएटिव है दैट इज एमर्जिंग फ्रॉम एमएसपी. ये एमएसपी वो क्रॉप्स को देने वाला एमएसपी नहीं है, इट इज मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. एमएसपी हेयर स्टैंड्स फॉर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो यूएस ने 2022 में डेवलप किया था. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो यूएस ने 2022 में डेवलप किया था. इस नेटवर्क का मकसद है ग्लोबल कोलैबोरेशन को बढ़ाना. किस लिए? टू सिक्योर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन. तो स्ट्रेंथनिंग दी ग्लोबल कॉपरेशन इसका मकसद है. फायदा किसको हो? फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, फॉर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स. तो ये मकसद है. ये जो फाइनेंस नेटवर्क है, इट ब्रिंग्स टुगेदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द इंडो पैसिफिक रीजन. इट ब्रिंग्स टुगेदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज. कॉपरेशन हो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, को फाइनेंसिंग हो अमंग दीज एंटिटीज. सो ये जो नेटवर्क है, व्हाट इट सीक्स टू? इट सीक्स टू, जस्ट अ मिनट, हाँ, इट सीक्स टू प्रमोट cooperation, information exchange and co-financing. So 3 चीजें हैं. ये जो तीनों आप चाहते हो, इससे आप क्या करना चाहते हो, आपका मेन मकसद क्या है वो मैंने शुरू में ही बता दिए. एक तो आपकी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हो, दूसरा सस्टेनेबल माइनिंग हो, और तीसरा इन्वेस्टमेंट्स एनहांस करना हो. ठीक है. तो इंडिया की रीसेंट पार्टिसिपेशन इन दिस नेटवर्क, इट इज अंडरस्कोरिंग इट्स कमिटमेंट टू सिक्योर दीज एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर इट्स ग्रोइंग इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करनी है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम इसी चीज़ को ही प्रमोट कर रहे हैं आने वाले टाइम में, लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स. तो अभी ये जो पार्टनरशिप है, इसके अंदर 13 कंट्रीज़ हैं एंड यूरोपियन कमीशन. तो ये 13 कंट्रीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए, एंड इंडिया इज़ ऑल्सो देयर. ठीक है. तो इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस ये है, पहला तो ये जो पार्टनरशिप है, इट हेल्प्स इंडिया टू एक्सेस एसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. ऑस्ट्रेलिया, कुछ अफ्रीकन नेशंस हो गए, अर्जेंटीना हो गया. आपको किसी एक पे रिलाई नहीं करना है. और दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि इट अलाउ इंडिया टू रिड्यूस इट रिलायंस ऑन अ सिंगल सोर्स. एक पे निर्भर नहीं रहो ना, राइट? दैट इज द पॉइंट. और you can look at other countries also. You are looking at countries like Kazakhstan. It can be your potential new supplier of minerals for your growing industries. So that is the whole scenario. अच्छा, रही बात MSP की, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की, मैंने बताया यूएस ने इसको लॉन्च किया इन 2022. मेन पर्पस यही था कि सप्लाई चेन जो है क्रिटिकल मिनरल्स की, जैसे कोबाल्ट, निकल, लीथियम और बाकी 17 रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनकी सप्लाई चेन जो है वो स्ट्रेंथन करना, कि इंश्योर करना कि ये जो मिनरल्स हैं दैट आर प्रोड्यूस, दैट आर प्रोसेस, दैट आर रिसाइकिल्ड इन सच अ वे दैट हेल्प द कंट्रीज टू फुल्ली बेनिफिट फ्रॉम देयर ओन नेचुरल रिसोर्सेज. और इंडिया ने ज्वाइन किया 2023 में. क्रिटिकल मिनरल्स मैटर करते हैं, येस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लाइक बैटरीज, लाइक सोलर पैनल्स, लाइक विंड टर्बाइंस. They are the essential component. They are essential component for a global shift towards clean energy. ठीक है. चलिए, let's move ahead with the next article. A Women in Space Leadership Program was launched by the Department of Science and Technology in collaboration with British Council as a part of UK-India Education and Research Initiative. विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम एक इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है. विमेन को एम्पावर करना इन द स्पेस सेक्टर. अब यहाँ DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जिसने लॉन्च किया इन कोलैबोरेशन विद ब्रिटिश काउंसिल. ये जो प्रोग्राम है, इट इज अ पार्ट ऑफ UK इंडिया एडुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव. एक ही लाइन में 3-4 बातें हो गई. विमेन को सपोर्ट करना,
एम्पावर करना टू बी लीडर्स इन द स्पेस सेक्टर, राइट। तो ये जो प्रोग्राम है इसका मकसद यही है, टू सपोर्ट विमेन लीडर्स इन स्पेस साइंस, विमेन की लीडरशिप। मकसद है टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स द इंस्टीट्यूशंस डेवलप जेंडर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, स्पेशली फोकसिंग ऑन स्पेस साइंस। लीडरशिप एनकरेज करना, इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना, ये सारा जो है इस प्रोग्राम का एम है कि यू हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट इंक्लूसिव पॉलिसीज जहां पर यू सपोर्ट विमेन इन द लीडरशिप। ठीक है, इस पिलर के यू कैन से इस पिलर के इस प्रोग्राम के 3 फाउंडेशनल पिलर्स हैं। इंटरसेक्शनैलिटी मतलब अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विमेन्स आइडेंटिटी लाइक जेंडर, रेस, सोशल बैकग्राउंड। ठीक है, कोलैबोरेटिव कल्चरली सेंसिटिव अप्रोचेस मतलब you consider India's unique challenges and opportunities when designing solutions to promote women leaders. Leadership theory, social science or STEM, science, technology, engineering, math, you combine knowledge from both to help women become more confident, be effective leaders in the space field. ठीक है, अब रही बात यूके इंडिया एडुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव की, तो ये यूके और इंडिया की एक बायलैटरल कोलैबोरेशन है एडुकेशन पे, दैट फोकसेस ऑन एडुकेशन एंड रिसर्च। 2006 में इट वाज स्टार्टेड। दोनों कंट्रीज जो हैं, इट हेल्प्स बोथ द कंट्रीज टू अचीव देयर गोल्स इन गेनिंग मोर नॉलेज, इन इम्प्रूविंग इनोवेशन। 3 फेजेस के अंदर ये जो प्रोग्राम है इट वाज कंप्लीटेड बिटवीन 2006 टू 2022। 4th फेज 2023 में शुरू हुआ। 4th फेज का गोल क्या है? स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च। जो हेल्थ इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज है, ये जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, इनको एड्रेस करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ठीक है, ये है 4th फेज। सॉर्टेड है। एग्रीकल्चर 4.0 क्या है? हाउ अर्बन फार्मिंग इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ फूड सिक्योरिटी इन स्मार्ट सिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फूड सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से भी। एग्रीकल्चर 4.0 लेटेस्ट फेज ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जहां पर यू आर इंटीग्रेटिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इनटू फार्मिंग प्रैक्टिसेस like Internet of Things, like smart sensors and devices that help you to monitor crops, soil conditions, weather patterns, ताकि farmer better decision ले सके। दूसरा, you can write down these points। पहला, सिर्फ एक क्रक्स ही तो लेने हैं आपको, IoT, Internet of Things। दूसरा, vertical farming, growing crops in stacked layers or vertically inclined surfaces. You are maximizing the space and resources, especially in urban settings. तीसरा, hydroponics. What is hydroponics? मतलब you are growing plants without soil, using nutrient-rich water solutions, जो अर्बन एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी एफिशिएंट और सुटेबल रहेगा। तो इन सिटीज़ ये जो एग्रीकल्चर 4.0 है, इट इज दिस ट्रांसफॉर्म्स अर्बन एरियाज इनटू वाइब्रेंट एग्रीकल्चरल स्पेसेस। यू आर मीटिंग द डिमांड फॉर लोकली ग्रोन सस्टेनेबल फूड, राइट। तो इंडिया के अंदर ये एग्रीकल्चर 4.0 ये सिर्फ it is going beyond just high-tech urban farms. It aims to empower all the farmers, चाहे वो small holders ही क्यों ना हो, by providing them with that tool, with that information that is needed कि you make smart choices about farming. Farmers की income double कर दी मतलब गोल है इसका जो कि अडॉप्ट इससे हो सकता है। वाटर, फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है वो ऑप्टिमाइज करा, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करी, यंगर जनरेशन को अट्रैक्ट किया, और इंडिया हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम अ
लीडर इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सो इससे वो भी देखा जा सकता है, यू कैन बी अ ग्लोबल लीडर इन सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन एज वेल। तो एग्रीकल्चर 4.0 क्या है? ये एक नई लहर है ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है टू मेक एग्रीकल्चर स्मार्ट, like IoT, like AI, like machine learning, like big data analytics, like robotics, like precision farming. फायदे क्या होंगे मैंने आपको बताया। प्रोडक्टिविटी और हो सकती है, यू कैन बूस्ट क्रॉप प्रोडक्शन, रिसोर्स एफिशिएंसी होगी, दैट आई हैव ऑल्सो मैंशनड, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम विल कट द वाटर यूज बाय 50%, यू राइट डाउन दीज पॉइंट्स। फर्टिलाइजर का यूज कम होगा, ये बता रही हूँ, ये सारे को पॉइंट्स बता दिए, अभी लिखो बस, अब ये साथ साथ मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिखते जाओ। फर्टिलाइजर का यूज कम हुआ, वाटर यूज भी एफिशिएंट हुआ, क्लाइमेट चेंज रिजिलियंट हुए आप, रिस्क मिटिगेशन हुआ क्योंकि यू आर यूजिंग सेंसर्स हेयर। फॉर एग्जाम्पल मेघदूत ऐप है दैट प्रोवाइड्स फार्मर विद स्पेसिफिक वेदर एडवाइस बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, ताकि वो बेटर डिसीजंस ले पाए अबाउट हार्वेस्टिंग, अबाउट प्लांटिंग, जिससे क्रॉप लॉस कम होगा। अब ये सब कम होगा तो सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन और करना, फार्म से मार्केट तक की जर्नी स्मूथ करना भी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट कम हो और फार्मर अपने प्रोडक्ट को बेटर सेल कर पाए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो आप यहां पर, so that you can track food from the farm to the consumers. Trust बनेगा, farmer will get the better prices, right? So these all are the things. अभी क्या दिक्कतें हैं एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर 4.0 के साथ भी yes it will transform farming in India, but there are challenges. Most of the farmers in India, they have small pieces of land. It will be difficult in using the technology. That can be one side of it. Expensive technology, cost ज़्यादा हो सकती है, कोस्ट ज़्यादा, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड है, एक्सेस टू क्रेडिट, देर आर सम क्रेडिट स्कीम्स, किसान क्रेडिट कार्ड है, बट मैनी फार्मर्स टुडे स्टिल फाइंड इट हार्ड टू एक्सेस द फंड्स दैट आर नीडेड टू इन्वेस्ट इन हाई टेक फार्मिंग सॉल्यूशंस। अवेयरनेस नहीं है, देर इज लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। इंडिया के अंदर there are different type of, we know ना, climate, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है, सोशो इकोनॉमिक सिचुएशंस बहुत अलग अलग हैं, सो डाइवर्सिटी जो है, हर किसी जगह पे एक ही मतलब सारी जगह एक ही टेक्नोलॉजी फिट कर देना, इट विल बी वेरी हार्ड। हर किसी के लिए एक ही सोल्यूशन चलेगा, वो भी दिक्कत है। सोल्यूशन क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। व्हाट कैन वी डू, व्हाट स्ट्रैटेजीज कैन बी अडॉप्टेड टू मेक 4.0 वर्क वेल? पहले तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, नेट कनेक्टिविटी तो हो, सब्सिडाइज डेटा प्लान्स लेकर आओ फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो, ताकि फार्मर डिजिटल टूल्स का यूज पहले आसानी से कर सके। फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ, स्ट्रेंथन करो उनको, ताकि साथ मिलके वो दे गो फॉर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। Bank can create financial products specifically for adopting these new farming technologies with low interest loans. ऐसा कुछ किया जा सकता है, right? So you can share with me what your thoughts are. Now moving ahead with the last article, हाल ही में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023 से 2024 जुलाई से जून का रिलीज हुआ बाय लेबर ब्यूरो। क्या कहता है ये? पहले तो ये बात करता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की, जो परसेंटेज है लोगों की 15 या 15 से ऊपर वाले, या वो काम कर रहे हैं और एक्टिवली दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब। तो करंट रेट LFPR का है 60.1%, ठीक है। फॉर मेन इट इज 78.8% एंड फॉर वुमेन इट इज 41.7%, ठीक है। वर्किंग पॉपुलेशन रेशो, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज करंटली एम्प्लॉयड 15 या 15 से अबव, दैट इज 58.2%, मेल के लिए 76.3 और फीमेल के लिए 40.3। अनएम्प्लॉयमेंट रेशो is 3.2% for both men and women.
15 to 15 above. अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा है फ्रॉम 3.3% to 3.2%. मतलब एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है इन द जॉब अवेलेबिलिटी फॉर मेन. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है फॉर विमेन फ्रॉम 22.9% to 3.2%. मतलब विमेन्स आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड जॉब्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. और रही बात पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, सो इट इज इंपॉर्टेंट सर्वे दैट इज कंडक्टेड इन इंडिया. इट वॉज स्टार्टेड बाय NSO 2017 में. एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो कंट्री की है उस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, टाइमली डेटा कलेक्ट करना अबाउट लेबर फोर्स, पॉलिसी मेकर्स को हेल्प मिलती है. फ्रीक्वेंट डेटा कलेक्शन करना, गेदर्स डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. अब सी इसके अंदर भी to estimate the employment and unemployment indicators in both usual status and CWS in both rural and urban areas annually. Basically वो ये बोल रहे हैं, ये जो सर्वे है it uses two methods to collect the information. एक है usual status, मतलब it considers whether a person was employed during the past year including the regular and the casual work. Currently CWS is current weekly status which focus on people's activities over the past week, weekly status, right. तो यहाँ पर ना indicators हैं कुछ, वो ध्यान में रखना आप बस. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो रेट एंड करंट वीकली स्टेटस, ये 4 इंडिकेटर्स हैं. ठीक है. दे इंडिकेटर्स प्रोवाइड यू द important insights into the labor market. How many people are working, how many of they are looking for jobs or they are currently employed. एक snapshot दे देना of individuals activities over the past week. You get a better understanding of the employment trend, right. So this was the whole session. उम्मीद करती हूँ clear हो गया. Still any doubt you can ask me in the comment section. Otherwise थोड़ा सा rewind करो, कुछ छूट गया है वापस से सुन लो, वीडियो आपके पास है. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you with other articles in other session. Till then, take care. Good luck, good wishes. Happy learning everyone. All the best. Thank you.